Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, welcome to lecture number 18 of Sampling Design and Analysis MTH 494. So far हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है, अगर उसको बिल्कुल एक शॉर्ट सी जिसे कहते हैं रिव्यू दिया जाए तो वो शायद इस तरीके से होगा कि हमने सबसे पहले बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात की, देन उसके बाद हमने बहुत ही जनरलाइज किस्म की सैम्पलिंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया. इनफैक्ट उसके बाद हमने जहाँ पे स्विच किया दैट वाज द फर्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग डिज़ाइन था एंड इट वाज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ओके, सो इन दैट डिज़ाइन हमने उसकी जितनी भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, वहाँ पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व थी, हमने डिफरेंट पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने की कोशिश की, उसकी सारी वैरायटीज़ को देखा. आल दो कि अभी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गो इन सो डीप कि जी हमने वहाँ पे क्या कुछ किया, बट आई एम श्योर दैट यू आर हैविंग अ वेरी फेयर आइडिया दैट व्हाट वी डिड इन दैट यूनिट. सो उसके बाद हमने फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर कुछ थोड़े से ऑब्जेक्शंस लगाए एंड देन after having justification on those objections we moved towards a stratified random sampling. उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, देखा और फिर उसके अंदर भी डिफरेंट पैरामीटर्स को एस्टिमेट किया और हमने ये देखा कि बहरहाल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हर लेवल पे इन्वॉल्व थी. कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आई जहाँ पर हमने ये देखा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहरहाल एक अच्छा रिजल्ट हमें दे सकती है एज कम्पेयर टू स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. उसके कंपैरिजन किए. सो हमने अपने लेक्चर 17 तक हमारे जो 3 यूनिट्स थे दैट वाज द बेसिक्स ऑफ द कोर्स, उसमें बेसिक स्टैटिस्टिक भी इन्वॉल्व थी, बेसिक नोटेशंस भी इन्वॉल्व थी, हाईली जनरलाइज्ड किस्म के कॉन्सेप्ट्स को हमने जस्ट हल्का सा टच दिया. देन उसमें जो हमारा सेकंड यूनिट था दैट वाज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड देन वी हैड सम डिस्कशन ऑन द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, राइट. एंड नाउ आज का जो सेशन है वो है तो बेसिकली हमारा 4th यूनिट आप उसे कह सकते हैं. लेकिन before starting that I would like to put some light on the lecture number 17 that कि हमने कहाँ पे आके उसको conclude किया. उसकी इनफैक्ट आखिरी जो 4 स्लाइड्स थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक. ये इनफैक्ट वही स्लाइड्स हैं जो कि हम अपने लेक्चर 17 में कवर अप कर चुके हैं. यहाँ जस्ट हमने इनको एक हल्का सा रिव्यू देने की कोशिश की है. हमने हर यूनिट के अंदर यहाँ पे ये बात देखी है कि एक तो हम पॉपुलेशन टोटल्स को एस्टिमेट कर रहे हैं, एक हम पॉपुलेशन मीन्स को एस्टिमेट कर रहे हैं, साथ साथ वेरिएंसेस एंड एट द सेम टाइम वी आर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. और उसमें जो हमारे पास हर यूनिट में लास्ट सेगमेंट होता है दैट इज सैंपल साइज को एस्टिमेट किया जाता है. सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि इन स्ट्रैटिफिकेशन इफ यू वांट टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देन हाउ टू डू दैट, राइट. हमने सबसे पहले उसकी नीड क्रिएट की कि ऐसा क्यों होता है. सो वहाँ पर हमने ये कहा था कि वी हैव बीन इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द एवरेज और द टोटल नंबर ऑफ आवर्स पर वीक स्पेंड वाचिंग टेलीविजन. ये बेसिकली पास्ट की बात हो रही थी कि इससे पहले हम पॉपुलेशन टोटल और या पॉपुलेशन एवरेजेस के ऊपर बात कर रहे थे. इन कंट्रास्ट सपोज दैट द एडवर्टाइजिंग फर्म वांट्स टू एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स that watches a particular show. कि अब हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे टोटल के ऊपर या एवरेजेस के ऊपर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शंस, राइट. कि हमारे पास कितना प्रोपोर्शन है वहाँ पे कोई ख़ास शो है उसको कितने % लोग देखते हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है उस शो को देखने की. सो हम यहाँ पे करते क्या थे कि चूंकि हमारी पॉपुलेशन तो ऑलरेडी उसके अंदर स्ट्रैटिफिकेशन हुई थी, सो हम ये करते थे कि हर एक स्ट्रैटम में से हम एक सिंपल रैंडम सैंपल ले लिया एंड देन हम उसके अंदर से वहाँ पे इंडिपेंडेंटली इंटरव्यूज कंडक्ट करके वो वाला प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते थे जिसमें हम इंटरेस्टेड थे. और हम किस प्रोपोर्शन में इंटरेस्टेड थे कि जी वहाँ पे कितने % लोग जो हैं या व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दोज पीपल वॉचिंग एनी पर्टिकुलर शो. वहाँ पर हमने ये भी कहा कि जो आपका ये पी हैट होता है, पी हैट बेसिकली एस्टिमेटिकली, हैट हमेशा एस्टिमेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है. सो द पी हैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पी. पी इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, राइट. We concluded that NP1 hat is an unbiased estimator of the total number of households in stratum 1 that view any particular show. So what we can say that N1 P1 hat and plus N2 P2 hat up till NL PL hat
is a good estimator of the total number of viewing households in a population. So dividing this quantity by n, we obtain an unbiased estimator of the population proportion P of the household viewing the show. बड़ी सिंपल सी बात है, हम वही बिल्कुल बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हमें पहले वो नंबर पता होना चाहिए जिस नंबर में हम इंटरेस्टेड हैं, राइट, उसको हम टोटल पे डिवाइड कर दें, सो वी कैन हैव अ प्रोबेबिलिटी, वी कैन हैव अ फ्रैक्शन, वी कैन हैव अ प्रोपोर्शन, राइट, तीनों एक ही चीज के नाम हैं. देन हमने एस्टिमेटर्स देखे कि जी हमारे पास एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी क्या था, हमने यहाँ पे उसको डिफाइन किया. और एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि अगर आप यहाँ पर देखें, लेट मी चेंज दिस एंड दैट इज फेल्ट टिप, दैट इज अ फेल्ट टिप पेन, ओके, कम ऑन, ओके, दिस एसटी दैट वाज इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट आपको यहीं से पता चलेगा आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, कौन सा सैम्पलिंग डिजाइन यूज कर रहे हो. दिस एसटी बेसिकली इंडिकेट्स दैट यू आर यूजिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. देन हमने बात की एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ द पी हैट एसटी, और हमने उसके लिए फार्मूला भी ड्राइव किया. और एक बात आपके जहन में और भी रहे कि हमने जो भी फार्मूलाए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर डिराइव किए थे या हमने वहां पे लिखे थे या डिफाइन किए थे, हम उनको बहरहाल यूज करते जा रहे हैं. जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जब हमने एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ द पी आई हैट लिखा, हमने यहाँ पे उसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया. और ये वैल्यू हम ऑलरेडी अपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर देख चुके थे. हमने यहाँ पे सिर्फ उसको यहाँ पे सिंपली यूज किया, राइट. मे बी हम अपने आखिरी सेशन में इसमें से कुछ रिजल्ट्स को प्रूव भी करें, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे. That is subject to the availability of the time. Then, चूंकि हम estimation कर रहे हैं, तो जब estimation कर रहे हैं तो we are highly concerned that how much error. So we should put some bound on the error of estimation, right? Then हमने obviously फिर इनके ऊपर problems भी solve किए थे. वो problem तो अभी यहाँ पर नहीं है और ना मैं उनको यहाँ पे रखना चाह रहा था because वो हमने वहाँ पे देख भी लिए, उनको discuss भी कर लिया. Then हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ गए, that was selecting the sample size and allocating the sample to estimate the proportion. हमारा sample size कितना होना चाहिए, एक चीज तुम्हारे पास ये थी, और हम जब यहाँ पे ये बात कर रहे थे, that is selection of the sample size, that is now it means n, we were talking about n. फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक और बात करते थे, that is allocation. What is the meaning of that? जब सैंपल साइज आ गया तो फिर एलोकेशन का क्या मतलब है. एलोकेशन का मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, चूंकि हमारी पॉपुलेशन जो है उसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रैटिफिकेशन हुई है, वहां पे स्ट्रैटा बने हुए हैं, राइट. फिर हमने ये भी देखना है कि हर एक स्ट्रैटम में से कितना सैंपल होना चाहिए. सबसे पहले हमने टोटल सैंपल देख लिया, से माय टोटल सैंपल इज 80. अब अगर मेरे पास 4 स्ट्रैटम मौजूद हैं तो फिर हमने ये भी देखना है कि हर स्ट्रैटम के अंदर से उस 80 में से कितना साइज लिया जाए टू एस्टिमेट एनी ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर. और हमने हर केस में देखा, आइदर वी वर वर्किंग ऑन द पॉपुलेशन मीन और वी वर वर्किंग ऑन द पॉपुलेशन टोटल और वी आर वर्किंग विद द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इन दिस केस. सो द फार्मूला फॉर द सैंपल साइज एन फॉर अ गिवन बाउंड बी, बाउंड आपको डेफिनेटली वहां पे पता होना चाहिए कि आपका बाउंड कितना है या आपका एरर टॉलरेंस कितना है, इज द सेम एज इक्वेशन 2.8 एक्सेप्ट दैट. यहां पर ये चीज ध्यान में रखें कि जब भी आप यहाँ प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो फिर आप वेरिएंसेस को इस टर्म में यूज नहीं करते, बल्कि यू विल गो फॉर पी आई क्यू आई. इनफैक्ट ये आपको लीड करता है बहुत बैक जहां पर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करते थे, राइट. देन हमने फिर वो सैंपल साइज का फार्मूला देखा, और ये बात आपके जहन में रहे कि हम यहाँ पे जितने भी सैंपल साइजेस ले रहे हैं वो सारे अप्रॉक्सीमेट सैंपल साइजेस हैं, वो 100% एग्जैक्ट सैंपल साइजेस की बात हम कभी भी नहीं करते. सो वी डिस्कस अप्रॉक्सीमेट सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट पी विद अ बाउंड बी. तो क्या चीज थी कि हम यहाँ पे किसको एस्टिमेट कर रहे हैं और हमारा बाउंड यहाँ पे कितना है. सो हमने इसके लिए फार्मूला भी ड्राइव किया एंड देन उस फार्मूले के अंदर जो जो चीजें मौजूद थी हमने उनको भी यहाँ पे देखा. द एलोकेशन फार्मूला दैट गिव्स द वेरिएंस ऑफ पी हैट एस टी इक्वल टू सम फिक्स कांस्टेंट एट मिनिमम कॉस्ट इज द सेम एज इक्वेशन 2.9 विद सिग्मा आई रिप्लेस बाय दिस. इन फैक्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो दैट इज अ स्क्वायर रूट. ओके, सो दिस वाज द अप्रॉक्सीमेट एलोकेशन. अब आपको ये बात समझ आ रही है, एक जगह पे हम सैंपल साइज फाइंड कर रहे हैं और एक जगह पे फिर हम ये भी देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट एलोकेशन क्या होगी टू ऑल ऑफ योर स्ट्रेटा इन योर
होल एनालिसिस, राइट। सो हमने यहाँ पे ये इसके सैंपल साइजेस के ऊपर भी बात की। देन हमने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की दैट रिकॉल दैट द एलोकेशन फार्मूला 2.9 assumes a very simple form when the variances as well as costs are equal for all strata। ये कॉस्ट और वेरिएंसेस का इशू आई थिंक हम लेक्चर नंबर 16 के अंदर बात उसके ऊपर ये either that was 16 or 15 I don't remember exactly, हम उसके अंदर इसके ऊपर एक्सप्लिसिटली बात कर चुके हैं। So recall that the allocation formula 2.9 assumes a very simple form when the variances as well as costs are equal for all strata। Equation 2.19 basically इस equation की बात हो रही है। ये क्या करता है, simplifies in the same way, but एक चीज we should know that all stratum proportions are equal and all costs CI are equal। Then equation 2.19 becomes very simple, Ni is equal to N into Ni by N for I is equal to 1 to up till L। As previously noted, this method for assignment of sample sizes is called the proportion allocation। और ये proportion allocation आपको यहाँ पे बहुत ही हम कहते हैं बहुत ही क्लियरली नजर आ रही होगी। That is the concept कि यहाँ पर हम हर एक स्ट्रैटम की proportion के हिसाब से sample size की distribution करते जा रहे हैं among different stratum। There were some additional comments on stratified sampling, that is the stratified random sampling doesn't always produce an estimator with a smaller variance than that of the corresponding estimator in the simple random sampling। हमने आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी ये बात बोली थी, although कि हमने यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के बाद ही स्ट्रैटिफाइड को पिक्चर में लेकर आए थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आपको ऐसे एस्टिमेटर्स देगी जिनका वेरिएंस जो है वो एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मिनिमम होगा। सो हमने वहां पे उसकी एग्जांपल भी देखी और उसको सॉल्व करके देखा कि हमारे पास वाकई ऐसी सिचुएशन मौजूद है और उसके पीछे रीजंस भी हमने देखे थे। अगर आपको याद हो, हमने बाकायदा एक स्लाइड और उसके ऊपर हमने एक छोटी सी डिस्कशन भी की थी कि ऐसा क्यों होता है। देन एक और सिचुएशन हमारे पास राइज हुई कि अगर हम एट द सेम टाइम मोर देन वन मेजरमेंट में इंटरेस्टेड हों, कि एक ही डेटा हो और हम वहां पर से पॉपुलेशन एवरेज के अंदर भी इंटरेस्टेड हों और से हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अंदर भी इंटरेस्टेड हों। सो इन मैनी sample survey problems, more than one measurements is taken on each sampling unit in order to estimate more than one population parameter। This situation causes complications in selecting the appropriate sample size and allocation। This is illustrated और हमने बाकायदा उसके ऊपर एक एग्जांपल भी करके देखी थी कि ऐसी सिचुएशन कब अराइज होती है and how to tackle all those situations। Then we worked on the optimal rule for choosing strata, कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर एक मतलब व्हाट इज द बेस्ट रूल टू चूज द स्ट्रैटा। इफ आवर ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन इज टू प्रोड्यूस एस्टिमेटर्स विद स्मॉल वेरिएंसेस, देन द बेस्ट क्राइटेरिया बाय व्हिच टू डिफाइन स्ट्रैटा इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट द रिस्पॉन्स कैन टेक ऑन। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉल वेरिएंसेस में ही इंटरेस्ट है तो हमें फिर क्या करना चाहिए, वी हैव टू डिफाइन द स्ट्रेटा इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट द रिस्पांस कैन टेक ऑन। दैट्स इट, जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है बस उसके अगेंस्ट आप अपना स्ट्रेटा डिफाइन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी विश टू एस्टिमेट द एवरेज इनकम पर हाउस होल्ड इन अ कम्युनिटी, we could estimate this average quite accurately if we could put all low income households in one stratum and all high income households in another before actually sampling। लेकिन आमतौर पे ये बात इम्पॉसिबल होती है, बिकॉज जब तक चीजों को अनफोल्ड नहीं किया जाएगा हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से यूनिट को कौन से स्ट्रैटम के अंदर पुट करना है, राइट। However, we sometimes have some relating frequency data on both categories of the variable of interest or on some highly correlated variable। In these cases, the cumulative square root of the frequency method works well for delineating the strata, right। और हमने इसके ऊपर उसकी एग्जांपल भी सॉल्व करके देखी। देन हमने एक और इशू भी देखा स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर कि व्हाट इफ, एक तो चीज ये है, देखें दो सिचुएशंस है हमारे पास, इनको समझने की जरूरत है। हम अपनी एक स्टडी इनिशिएट कर रहे हैं और उस स्टडी के अंदर हम सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन, और इसके अंदर हमारे पास कुछ assumptions भी हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है एंड वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द यूनिट्स इन द सैंपल
or in the population, so that we can easily put या इजीली क्लासिफाई हम वहां पे कर सकते हैं कि कौन से यूनिट है, कौन से स्ट्रैटम के अंदर जाना है, ऑल्दो कि प्रैक्टिकली ये बात इम्पॉसिबल होती है। तो अब यहाँ पे एक और सिचुएशन अराइज होती है कि अमूमन हमें ये बात नहीं पता होती, हमें वहां पे लोगों का या चीजों के बारे में रीडिंग या मेजरमेंट्स नहीं होती। सो क्या करना चाहिए? सो देन we brought a new concept that is a stratification after selection of the sample, कि पहले आप सैंपल सिलेक्ट कर ले, उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन करें। इससे पहले हम जितनी बातें करते थे वो क्या कर रहे थे कि पहले वहां पे पहले स्ट्रैटिफिकेशन की जाए, उसके बाद सैंपल सेलेक्ट किया जाए। अब हम ये कह रहे हैं पहले आप सैंपल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप स्ट्रैटिफिकेशन कर लें। देन वो कहता है occasionally sampling problem arise in which we would like to stratify on a key variable, but we cannot place a sampling unit into their correct strata until after the sample is selected. For example, we may wish to stratify a public opinion poll by sex of the respondent. If the poll is conducted sampling telephone number, then respondent cannot be placed into the male or the female stratum until after they are contacted. मैं सिर्फ फोन नंबर्स की बेस पे ये नहीं डिसाइड कर सकता कि वहां जो मेरा रिस्पोंडेंट है वो मेल है या फीमेल है, until unless मैं जब तक उस नंबर पे कॉल नहीं करूंगा, आगे से उनसे पूछूंगा नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं लूंगा, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि जी वहां जो मेरा रिस्पोंडेंट है उसका जेंडर क्या है। सो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू गो थ्रू अगेन। दैट इज सपोज अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ n people is selected for a poll. The sample can be divided into n1 males and n2 female after the sample is interviewed, right? आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप उनको प्लेस कर रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रैटम के अंदर। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग y bar to estimate mu, we can use y bar st provided that ni by n is known for both males and females. Note that in this situation n1 and n2 are random since they can change from sample to sample even though n is fixed. n1 n2 चेंज हो सकते हैं, although n हमने डिसाइड कर लिया कि हमने 200 पीपल लेने हैं, लेकिन अब उसमें से n1 दैट इज द साइज ऑफ द स्ट्रैटम 1 मेल स्ट्रैटम एंड n2 इज द साइज ऑफ द फीमेल स्ट्रैटम, वो बहरहाल वेरी कर सकते हैं सैंपल टू सैंपल। दस दिस सैंपल इज नॉट एग्जैक्टली अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कि हमने स्टार्ट में की थी। हाउएवर लेकिन इसमें एक यहाँ पे कुछ जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। If ni by n is known and if n1 is greater than or equal to 20 for each stratum, then this method of stratification after selection of the sample is nearly as accurate as a very common stratified random sampling with proportional allocation. A stratification after the selection of a sample is often appropriate when a simple random sample is not properly balanced according to the major grouping of the population. Suppose, for example, that a simple random sample of n is equal to 100 people is selected from a population that should be equally divided between men and women. The sample measurement of interest is the weight of the respondent and the goal is to estimate the average weight of people in the population. Then there were two notes of caution, हमने इसके ऊपर बात कर ली थी। There was a summary of the unit, हमने यहाँ पे दैट वाज द लास्ट थिंग जो कि हमने स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर की थी, और हमने इसमें कोशिश ये की थी कि हमने जितना काम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर किया है वी शुड जैसे कूजे में दरिया को बंद करने वाली बात हमने करने की कोशिश की, वो सारी बातों को हमने शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में 3 या 4 स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन किया। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स एंड दैट वाज इन फैक्ट नॉट एंड। अभी आगे भी आप देखेंगे, हम जो अगला यूनिट शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह, वहां पर भी आप देखेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहीं ना कहीं पिक्चर में आती रहेंगी, बिकॉज हमारे कंपैरिजंस हम पहले से जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आ चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता वही सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगेन हम आगे जाके उनके कंपैरिजंस करते रहेंगे, सो दैट हम ये प्रूव करते रहेंगे कि कौन सी अप्रोच, कौन सा डिजाइन, कौन सी टेक्निक, कौन सी सिचुएशन के अंदर वहां पे बेहतर रिजल्ट्स दे रही है। सो ये सारे काम साथ साथ पैरेलल चलते रहेंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि आपको सबसे पहली चीज जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की अंडरस्टैंडिंग हो, देन आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की अंडरस्टैंडिंग हो, एंड देन हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 यहाँ से शुरू होता है, दैट इज द रेशियो, रेग्रेशन एंड द डिफरेंस एस्टिमेशन। लेट मी मेक अ लिटिल करेक्शन हियर, दिस इज नॉट दिस, एन यहाँ पे नहीं है, दैट इज बेसिकली रेशियो, रेग्रेशन एंड द डिफरेंस एस्टिमेशन। Before going into the detail
जिसे कहते हैं डेफिनेशन ऑफ द थिंग्स, मैं चाहूंगा कि मैं पहले इसी के ऊपर हूं, बिकॉज यहाँ पे स्लाइड्स बहुत ही क्लियरली लिखी गई हैं, सो दैट कि अगर आप सिर्फ इनको भी पढ़ें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, राइट। So estimation of the population mean and total is in previous units was based on a sample of the response measurement obtained by simple random sampling or the stratified random sampling. So far हमें यहाँ तक ये बात समझ आती है, अभी तक हमने जितना population mean और population total के बारे में बात की वो हमारे पास बेस किस पे कर रही थी, वो बेस कर रही थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पे। Sometimes other variables are closely related to the response y. What is the meaning of the response? In fact, अगर हम यहाँ पे in terms of mathematics सोचें तो जब हम बहुत ही बेसिक लेवल पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, y is equal to f of x. That is, this y is a function of x. अब what is f of x? क्या वो एक सिंगल वेरिएबल मॉडल है, क्या वो एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है? हो सकता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। सो इफ आई एम राइटिंग हियर, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, दैट इज इफ दिस y इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट। तो इस f ऑफ x का ये मतलब कतई नहीं है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट कुड बी 2 वेरिएबल्स, इट कुड बी 3 वेरिएबल्स, राइट। सो इनके फीडबैक्स, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फीडबैक्स जो हैं वाकई इस y के अंदर सेव हो रहे हैं, सो दैट्स वाई हम इस y को कह सकते हैं दिस इज द रिस्पॉन्स, राइट। सो अब इसके बाद हम जरा इस लाइन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि समटाइम्स अदर वेरिएबल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स y। कुछ और वेरिएबल्स जो मे बी हमारी स्टडी में शामिल हों या स्टडी में शामिल ना हों, वो भी इफेक्ट कर रहे हों y के ऊपर। बाई मेजरिंग y एंड वन आर मोर सब्सिडरी वेरिएबल we can obtain additional information for estimating population characteristics like mean. अगर वो वहां पे एक या एक से ज्यादा कोई और वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो अगर हम उनको भी कंसिडर कर लें, we can have some additional information as well. इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास वहां पे जो रिस्पॉन्स है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। सो you are probably familiar with the use of the subsidiary variables to estimate the mean of a response y. इससे पहले भी हम ये बातें कर चुके हैं कि अगर हमें at the same time अगर हमें दो वेरिएबल्स की बेस के ऊपर वहां पे रिस्पॉन्सेस को मेजर करना है, so we can have different हम कह सकते हैं situations of the readings, okay. It is basic to the concept of correlation and provides means for development of a prediction equation relating y and x by the method of least square. What does this mean? ये थोड़ी सी नई बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे इस स्पेस को थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड, आई होप यू वोंट माइंड, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस है, लेकिन मेरे पास नीचे भी स्पेस है, ऊपर भी है। सपोज करें हम अगर यहाँ पे एक इक्वेशन डिफाइन करते हैं, वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल बातें नहीं करना चाह रहा, मैं ये कहता हूँ सपोज योर मार्क्स आर फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क एंड से योर इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, say your environment and plus etc, right. So say ये मेरे पास एक चीज है और मैं इसको अगर in terms of some sort of mathematics लिखना चाहूँ तो मैं मार्क्स को लिख सकता हूँ y that is equal to function of say x1 x2 and x3 and x4, right. अगर मैं 4 ये कर दूं, या अगर मैं इसको बिल्कुल ही इनफैक्ट नॉट एग्जैक्ट मॉडल, ओके, प्लस ई पावर x2 एंड प्लस 4x3 एंड प्लस 0.4x4 से मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है, अब इसके पर्सपेक्टिव में जरा इसको देखें। इट इज बेसिक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रोवाइड्स मीन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रिडिक्शन इक्वेशन। ये आपकी एक सम सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन इक्वेशन है, या इसको इन अदर वर्ड्स मैं एक रेग्रेशन मॉडल भी कह सकता हूं, राइट। रिलेटिंग y एंड x बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसकी बड़ी सिंपल सी फॉर्म अगर आपको याद हो तो आपने शायद वो लाइन की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर आपको थोड़ी सी बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टैटिस्टिक याद हो तो दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx। ये क्या है, बेसिकली दैट इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x, और
इसको हम सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। इनको सॉल्व करने के हमारे पास 12 डिफरेंट तरीके मौजूद हैं जो आपके कोर्स के स्कोप में इनफैक्ट नहीं आ रहे, सो हम इसके ऊपर मजीद बात नहीं करते। लेकिन चूंकि ये बात थोड़ी सी यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं नई थी, सो मैं चाह रहा था कि इस बात को एक्सप्लेन किया जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, राइट। और फिर हम इसको प्रिडिक्शन इक्वेशन इसलिए भी कहते हैं, अगर मेरे पास ये मॉडल ऐसे फिट हो जाता है, दैट इज -0.28 and plus 1.7 into x, राइट। अब मैं इस x की वैल्यू को पुट करके इस y को सॉल्व कर सकता हूं, और अगर ये सालों का डेटा भी है तो मेरे पास जो साल नहीं भी है मैं उस सालों के लिए भी x की कोडेड वैल्यू पुट करके y की वैल्यू को फोरकास्ट, या इन अदर वर्ड्स यहाँ पे वर्ड प्रिडिक्शन यूज हुआ है, मैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। यू कैन लुक बेसिक स्टैटिस्टिक बुक फॉर दिस कॉन्सेप्ट। आपको यहाँ पे ये चीजें अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है, यू कैन गो फॉर द बेसिक स्टैटिस्टिक्स बुक एंड यू कैन हैव वेरी फेयर आइडिया अबाउट दैट। इन प्रीवियस डिस्कशंस our primary emphasis was placed on the design of the sample survey। इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो हम simple random sampling and the stratified random sampling के ऊपर करते रहे हैं। In contrast, this unit presents three new methods of the estimation based on the use of the subsidiary variable x। हमने इससे पहले x के ऊपर कोई बात नहीं की, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को लेकर चल रहे थे और वहां पे सिंगल वेरिएबल बात हो रही थी। हमने जब भी निकाला, हमने टॉ वाई निकाला, हमने म्यू वाई निकाला, खा वो स्ट्रेटिफाइड का केस था, खा वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का केस था। लेकिन अब हम यहाँ पे एक नई चीज आ गई है कि हम यहाँ पे अपने पास जो एक नई अप्रोच है, दैट इज अ सब्सिडरी वेरिएबल एक्स। अब हम इसकी बेसिस के ऊपर भी एस्टिमेशन करेंगे और देखेंगे इसका क्या रोल होता है, राइट। और इसके लिए हमारे पास यहाँ पे तीन नए मेथड्स आ जाएंगे। एक हमारे पास है रेशो, ये पता नहीं, आई थिंक ये मैंने लिखने में गलती की है, दैट इज रेशो के रेशो, रेग्रेशन एंड द डिफरेंस एस्टिमेशन। सो ये तीन टेक्निक्स, रेशो, रेग्रेशन एंड द डिफरेंस एस्टिमेशन, हम इन तीनों को इंशाल्लाह देखेंगे और इस सारे यूनिट के अंदर हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ऑल थ्री, दैट इज द रेशो, रेग्रेशन एंड द डिफरेंस एस्टिमेशन, रिक्वायर्स द मेजरमेंट ऑफ द टू वेरिएबल y एंड x on each element of the sample। अब हमारे पास यहाँ पे जितना भी डेटा होगा वो उसके ऊपर दो मेजरमेंट्स होंगी, y और x। A variety of sampling design can be employed in conjunction with ratio, regression, again with ratio, regression or the difference estimation, but we will discuss mainly simple random sampling and put light with respect to the stratified random sampling as well। हम इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सी के जी अगर हम इसको स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें, देन हाउ टू डू दैट। सर्वे दैट रिक्वायर्स द यूज ऑफ द रेशियो एस्टिमेशन, राइट। अगेन मैं इनको काट रहा हूं, बाद में मैं इसको स्लाइड से दोबारा डेफिनेटली काट ही दूंगा। सो a survey that required the use of the estimation a population total sometime requires the use of subsidiary variable, right। Let us take an example to explain this situation। ये जो बात हमने ऊपर की है कि अगर हम population total को जब भी estimate करते हैं तो sometime ये होता है हमें वहां पे subsidiary variable या variables की जरूरत पड़ती है। ये बात यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ और इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल है जिसको भी हम देखना चाहेंगे। द होलसेल प्राइस पेड फॉर ऑरेंजेस इन लार्ज शिपमेंट इज बेस्ड ऑन द शुगर कंटेंट ऑफ द लोड। जब भी ऑरेंजेस खरीदे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनकी जो पेमेंट है, होलसेल प्राइस की बात हो रही है, तो वो बेसिकली देखी जाती है कि जो पूरा लोड है, वो जो ट्रक लोड होके आया है या कंटेनर लोड होके आया है, उसके अंदर शुगर कंटेंट्स कितने हैं। तो उन शुगर कंटेंट्स के ऊपर बेसिकली ऑरेंजेस की लॉट्स की पेमेंट की जाती है, राइट। आपके लिए शायद ये थोड़ी सी अजीब बात होगी, बहरहाल ये जब मैंने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को पढ़ा था तो बहरहाल मेरे लिए भी यहाँ पे अजीब बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिलीव किया जाता है कि उसको आप ऐसा दर्जन की फॉर्म में वहाँ पे ऐसा मेजर करते हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर ये होता है कि वहाँ पे जब बनानास और जो आपके ऑरेंजेस हैं उनको किलोस की फॉर्म में किया जाता है। लेकिन द होलसेल प्राइस जब ये खरीदे जाते हैं तो फिर वहाँ पे इनकी पेमेंट कैसे होती है,
बेसिकली देखा ही जाता है कि पूरे लोड के अंदर शुगर कंटेंट कितना है। अब ये कैसे पता चलेगा? द एग्जैक्ट शुगर कंटेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रायर टू परचेज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूस फ्रॉम द एंटायर लोड, हाउएवर इट कैन बी एस्टिमेटेड। वेल, हमें भी ये बात पता है कि उस वक्त तक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शुगर हम उसका मेजर नहीं कर सकते जब तक कि हम एक तो उसको परचेज करें, फिर उसमें से हर एक ऑरेंज में से वहाँ से जूस को एक्सट्रैक्ट करें और फिर उसमें से हम ऐसा शुगर जनरेट कर लें या निकाल लें या उसको मेजर कर लें पूरे के पूरे लोड में से। ये काम नहीं हो सकता जस्ट बाय व्यूइंग और लाइक उसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम इसको टेक्निकली एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। वन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग दिस क्वांटिटी इज टू फर्स्ट एस्टिमेट द मीन शुगर कंटेंट पर ऑरेंज। ओके, हम क्या करेंगे अब देखिएगा, बहुत सिंपल सी मेथडोलॉजी हम लेके चलने वाले हैं। हम ये काम तो कर सकते हैं कि हम एक ऑरेंज के अंदर वहां पे जितना भी हम कहते हैं शुगर कंटेंट है उसको तो फाइंड किया जा सकता है, बिकॉज एक ऑरेंज के अंदर से जूस निकालने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मे बी इफ यू आर हैविंग से 5 टन, तो 5 टन को तो बहरहाल एक बहुत बड़ा टास्क है, राइट। लेकिन एक ऑरेंज में से जूस निकाला जा सकता है या उसके अंदर से उसको हम एस्टिमेट आराम से कर सकते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं कि जो उसके अंदर एवरेज कंटेंट ऑफ शुगर होंगे दैट इज म्यू वाई, राइट, एंड देन टू मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड इन द लोड। बात खत्म। अगर मेरे पास एक वहां पे आ गया और अगर मुझे ये पता हो कि उस पूरे लोड में कितने ऑरेंजेस हैं, तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक एस्टिमेटेड शुगर कंटेंट का एवरेज आ जाएगा। Thus we could randomly sample n oranges। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे n oranges का सैंपल लेंगे from the load to determine the sugar content y for each, right? उस सैंपल से हम वहाँ शुगर कंटेंट ऐसा फाइंड कर लेंगे एंड देन उसकी मदद से हम पूरे लोड यहाँ पे लोड का मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपके पास एक कंटेनर शिप हुआ है तो उसको हम बेसिकली एक फुल लोड कह रहे हैं, राइट। सो लेट्स गो बैक, आगे नहीं चलते, अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं। कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टोटल समटाइम्स रिक्वायर द यूज ऑफ सब्सिडरी वेरिएबल। सो यहाँ पे हम उस बात को देख रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे उसका यूज कहाँ से आता है। द एवरेज ऑफ दीज सैंपल मेजरमेंट्स दैट इज y1 y2 yn, ये क्या चीज है बेसिकली, हमने यहाँ पे क्या बोला है, thus we could randomly sample n oranges from the load to find the sugar content y for each। हर एक ऑरेंज, तो अगर हमने n का सैंपल लिया है तो बेसिकली जो पहले ऑरेंज के अंदर शुगर कंटेंट होंगे y, दूसरे के अंदर y2 एंड अप टिल n के अंदर yn, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, द एवरेज ऑफ दीज सैंपल मेजरमेंट्स y1 y2 yn विल एस्टिमेट म्यू y, दैट इज ny1 बार will estimate the total sugar content for the load that is tau y। क्लियर होगी बात? ये हम इनफैक्ट यहीं पे आना चाह रहे थे बिकॉज हमने यहाँ पे पॉपुलेशन टोटल की बात की थी। सो अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड हियर दैट इज अ पॉपुलेशन टोटल, राइट, और ये एस्टिमेट है। Unfortunately, this method is not feasible because it is too time consuming and costly to determine n। Now the thing is that ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास उस पूरे लोड के अंदर कितने वहां पे माल्टे मौजूद हैं? हमने तरीका तो हमारे पास वे आउट निकला है, हमें ये तो समझ आ गई कि हमने काम कैसे करना है, बट द थिंग इज दैट ये कैसे पता चलेगा कि उस पूरे लोड के अंदर कितने माल्टे हैं? सपोज करें एक बहुत बड़ा कंटेनर है 5 टन का, कौन बैठ के वहां पे ऑरेंजेस को गिनेगा? सो वे आउट हमने निकाला, बट एट द सेम टाइम एक और प्रॉब्लम अराइज हो गया, एन कहां से आएगा? दैट इज अ कैपिटल एन। अनफॉर्चुनेटली दिस मेथड इज नॉट फिजिबल बिकॉज इट इज टू टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू फाइंड एन, दैट इज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लोड। वेल, we can avoid the need to know n by noting the following 2 facts। okay, हमारे पास अब कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। कहता है वेल हम इस n से भी जान छुड़ा सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वी कैन अवॉइड द नीड टू नो n by noting the following 2 facts। 2 facts हमारे पास मौजूद हैं जो हमें ये कहते हैं वेल n की कोई खास जरूरत नहीं है। फर्स्ट, द शुगर कंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑरेंज y is closely related to its weight x। लाजमी बात है, जो माल्टा थोड़ा बड़े साइज का होगा उसके शुगर कंटेंट और होंगे,
जो जो छोटी सी माल्टी होगी उसके शुगर कंटेंट्स ऑब्वियसली और होंगे. सो हमें ये बात समझ आती है that the sugar content of an individual orange Y is closely related to its weight X. तो यहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे X पिक्चर में आना शुरू हो गया है. What is that? That is a weight. That is a subsidiary variable. Interested बेसिकली हम Y के अंदर हैं, लेकिन अब देखेंगे कि ये X कैसे उसको हेल्प आउट करने वाला है. सेकेंड, द रेशियो ऑफ द टोटल शुगर कॉन्टेंट tau Y to the total weight of the truckload tau X is equal to the ratio of the mean sugar content per orange tau Y to the mean weight tau X. बात समझ आई है? Let me read it again. This is very interesting phenomena. The ratio of the total sugar content tau Y. Total sugar content क्या होंगे? tau Y. अगर मैं इसकी रेशियो ले लूं, रेशियो किसके साथ? To the total weight of the truckload, that is tau X is equal to, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बेसिकली मैं इस बात को लिखूं तो बेसिकली यहां पे ये बात हो रही है, दैट इज tau Y बाय tau X. ये रेशियो निकल गई, ये बराबर होती है किसके? इज इक्वल टू दी मीन शुगर कंटेंट पर ऑरेंज tau Y mean sugar content, that is mu Y to the mean weight tau X, that is mu X. ठीक है, मीन्स की बातें हो रही हैं और हमें ये पता है कि आपका mu Y क्या है, that is n mu Y and that is n mu X. यहां तक बात समझ आती है. नाउ आगे चलते हैं. Solving for the total sugar content of the load, we have tau Y is equal to mu Y by mu X into tau X. I think I should write it like this. That is a single term. Okay. So we can estimate mu Y and mu X by using the mean of Y and X, the averages of the sugar content and weights for the sample of n oranges. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मसला हल होना शुरू हो गया है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इनके सैंपल लेके इनको एस्टिमेट कर सकता हूँ. अब वो सैंपल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफैक्ट मैं इसको एस्टिमेट करने जा रहा हूँ. तो बेसिकली ये जो है एस्टिमेट होके क्या बन जाएगा, दैट इज tau hat Y and mu Y is going to be Y bar, right, and mu X is going to be X bar and this is tau X अपनी जगह पे ही मौजूद है. So now let me go back and read it again. We can estimate, मैं यहां से पढ़ने जा रहा हूं. Okay, we can estimate mu Y and mu X by using mean of Y and X, the average of the sugar content and weights for the sample of n oranges. Also, we can measure tau X, the total weight of oranges on the truck. Then a ratio estimate, this is a ratio again, okay? A ratio estimate of the total sugar content tau Y is going to be this one, right? Or equivalently multiplying a numerator and denominator by n. तो देखें, अगर मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, tau hat Y पे जगह पे मौजूद है, Y बार को भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, X बार को भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, tau X अपनी जगह पे फिर मौजूद. That is equal to some I varies from 1 to n yi divided some I varies from 1 to n xi into tau X, right? So in this case, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू विल बी लेफ्ट, क्योंकि देखें वेल मैं यहाँ पे इसको सॉल्व एक क्यों कर देता हूँ, दैट इज एन वाई बार इज इक्वल टू एन इंटू सम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई आई डिवाइडेड n, this n crossed, so you can say that n y bar is equal to some I varies from 1 to n yi, whereas n x bar is equal to some I varies from 1 to n xi, right? तो हमने यहाँ पे सिंपली इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया. इन दिस केस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन n इज अननोन. मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है. सो पहले जो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन किया था, this one, that is unfortunately this method is not feasible because it is too time consuming and costly to find n, that is capital N, that is to count the total number of oranges. तो यहाँ पे हम उसका हल निकाल रहे हैं. In this case the number of elements in the population n is unknown and therefore we cannot use a simple estimator n y bar of the population total tau y. Clear होगी ये बात?
Thus, the ratio estimator or its equivalent is necessary to accomplish the estimation objective. However, if n is known, अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको n का पता हो. If n is known, we have the choice of using the estimator ny bar. अगर आपको n का पता है, well, you can go and you can estimate it by using ny bar or the ratio estimator to estimate tau y. कोई मसला नहीं है, that is your own choice. If y and x are highly correlated, what is the meaning of the correlation? Let us have a look here. कि मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहूँगा. बेसिकली कोरिलेशन क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो आपका रिलेशनशिप है उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं. और पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को शो किया जाता है रो के साथ. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आगे हम इसको कहीं ना कहीं यूज़ करने जा रहे हैं. दैट इज़ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट. सो इसका मतलब ये है कि ये एक पैरामीटर है, ये भी एक पैरामीटर है, राइट. और R बेसिकली दैट इज द सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट. इस R की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. इफ R इज इक्वल टू 0 देन इट मीन्स if R is greater than 0 then positive correlation. ये आई थिंक हम अपने जो हमारा बहुत ही बेसिक स्टैटिस्टिक का था स्टफ उसमें हमने किया भी होगा, बट आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर. सो यहाँ मैं इसकी ज़रूरत मतलब महसूस कर रहा हूँ कि होना चाहिए. सो दैट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन. इफ R इज इक्वल टू 1 दैट इज़ strongly positive correlation, and if R is equal to -1 that is strongly negative correlation. and एक चीज़ यहाँ पे और आपको ज़हन में रहे कि R की values always lies between -1 to 1. और ये यहाँ पे लाजमी सी बात है, if you're talking about correlation it means you are talking about at least two variables. However, अब यहाँ वापस आते हैं. However, if आपने एक बात सॉरी मतलब ऐसा I'm just going back, आपने भूलनी कि जो आपका पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है that is represented by रो साउंड करते हैं इसको, एंड जो आपका स्मॉल r है that is basically for the sample correlation coefficient. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका पॉपुलेशन मीन म्यू होता है और आपका सैंपल मीन जो है वो x बार होता है. ठीक है, एक पैरामीटर है, एक आपकी स्टैटिस्टिक है. However, if n is known, we have the choice of using the estimator ny bar or the ratio estimator to estimate tau y. If y and x are highly correlated, अब highly correlated वो इधर भी हो सकते हैं, highly correlated वो इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, right? That is, x contributes information for the prediction of y. The ratio estimator should be better than ny bar, which depends solely on y bar. अगर कोरिलेशन हाई है तो हाई का मतलब ये नहीं है बहुत पॉजिटिव है, वो नेगेटिव साइड पे भी हाई हो सकता है. ठीक है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि R इज इक्वल टू -0.90 एंड R इज इक्वल टू 0.80 तो आपका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन किधर है, तो आपका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इधर है. ठीक है, ऑल्दो नेगेटिव है, हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे. 12 स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जिस जगह पे है आपने तो बताना है, खा वो नेगेटिव साइड पे हो या पॉजिटिव साइड पे हो. तो अगर वहाँ पे हाई कोरिलेशन चल रहा है तो उस सूरत में आपको जो रेशियो एस्टिमेटर्स हैं वो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देंगे एज कम्पेयर टू जो अभी तक आप सिंपल अप्रोचेस यूज करते आए हैं. अदर पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हमारा इंटरेस्ट देखें क्या और भी हो सकता है. इन एडिशन टू द पॉपुलेशन टोटल tau y, there are often other parameters of interest. We may want to estimate the population mean mu y by using a ratio estimation procedure. Well, हम ये काम भी कर सकते हैं and we will do it inshallah. For example, suppose we wish to estimate the average sugar content per orange in a large shipment. We could use the sample mean to estimate a population. हम यहाँ पे simple sample mean को use कर सकते हैं to estimate the population, okay? However, if x and y are correlated, a ratio estimator that uses information from the auxiliary variable x
frequently provides a more precise estimator of the mu x. This is very important. If you're talking about the precise estimators, results आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी मिल जाएंगे. But the issue is that कौन सी चीज आपको precise estimator दे रही है? We have to look into it, right? The population ratio is another parameter that may be of interest to an investigator. पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास जिस तरह हम पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से वी कैन थिंक ऑफ पॉपुलेशन रेशियो दैट इज आर. ठीक है, ये भी हमारे पास एक पैरामीटर हो सकता है और हमारा इसमें भी इंटरेस्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम वी वांट टू एस्टिमेट द रेशियो ऑफ टोटल automobile sales for the first quarter of this year to the number of sales during the corresponding period of the previous year. तो आपने टीवी पे अमूमन सुना होगा कि वो इस तरह का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि पिछले साल के पहले 3 महीनों में हमारी इन चीज़ों की खपत, आमदन, सप्लाई या डिमांड इतनी थी, इस साल इतनी है. हमने पिछले साल इतना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई, इतने एक्सपेंडिचर्स हुए, इस साल हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी, इतने एक्सपेंडिचर्स थे, सो एंड सो. अमूमन ये कंपैरिजन हम सुनते रहते हैं. तो ये कंपैरिजन बेसिकली क्या हो रहे होते हैं, हम वहाँ पे बेसिकली रेशियो एनालिसिस कर रहे होते हैं, राइट? Let tau x be the total number of sales for the first quarter of last year, and let tau y be the total number of sales for the same period of this year. तो क्या हुआ, हमारे पास जो tau x है, इसे मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं बेसिकली इस पॉइंट को लेके आना चाह रहा हूं. आपका जो tau x है, दैट इज total sales in year 2010 and tau y total sales in year 2011, right? सपोज करें हम भी एज्यूम करते हैं कि हम 2011 में बैठे हुए. आदम हम 2011 में नहीं बैठे हुए, वो बड़ी पुरानी बात है. हम 2011 को बहुत पहले पीछे छोड़ आए हैं. लेकिन एज्यूम करें, अगर इफ यू आर सिटिंग इन 2011 और हम यहाँ पे tau x को रिप्रेजेंट कर देते हैं टोटल सेल्स इन 2010 जो कि पिछला ईयर है, और 2011 से अगर हम आज 2011 में बैठे हुए हैं. सो वी आर इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द रेशियो, दैट इज R इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, tau y डिवाइडेड tau x. सिंपल, दैट विल गिव अस द रेशियो. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इज यूज्ड in the analysis of data from many important and practical surveys used by government, business and academic researchers. Forecasting often implies a ratio estimation technique. जब भी forecasting हम करते हैं तो वहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये वाली टेक्निक्स जो हैं वो यूज होती हैं. और ये कैसे यूज होती हैं, हम हमेशा जहाँ वैसा फोरकास्टिंग में कंपैरिजंस कर रहे होते हैं. हम आज के टाइम को यहाँ पीछे के साथ कंपेयर करेंगे, उस टाइम को पीछे के साथ कंपेयर करेंगे. तो जब भी ऐसे कंपैरिजन हमारे पास हो रहे होते हैं तो वहाँ पर रेशियो एस्टिमेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, द रेशियो ऑफ द टोटल फर्स्ट पीरियड सेल्स फॉर द करंट ईयर टू द सिमिलर टोटल for the last year can be multiplied by the last year's total sales to estimate this year total sales. Similar methods are used to forecast population growth and in so many other applications, right? So this is simple. As you can see, the possible applications of the ratio estimation are endless. बहुत एक्सटेंसिव इसका यूज है, बहुत ज़्यादा ये हमारे पास ऐसे प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, बिजनेस के अंदर, इवन एकेडमिक रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं. क्योंकि एकेडमिक जो आपकी रिसर्च है वो भी तो ऑब्वियस सी बात है एक रियल और सोशल डाटा के ऊपर हो रही है. तो जब वो रियल और सोशल डाटा के ऊपर की जा रही है तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास रेशियो एनालिसिस तो पिक्चर में आना बनता है. However, we will now shift our emphasis to the construction of estimators of mu y, tau y and r, and we will provide numerical examples of each. Whenever appropriate, we will try to provide the comparison will be made to the estimators of these parameters like with the parameters we have already presented in the last 2 units. Ratio estimation using simple random sampling. Okay? अभी हम simple random sampling की बात पहले कर लेते हैं. Let us assume that
आई नो एंड आई एम श्योर ये थोड़ा सा जो काम है वो हम कह रहे हैं थ्योरेटिकल ज़्यादा चल रही चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बेहद ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक्स हैं। बाकी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद भी हो जाएंगे। आप कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसको रट्टे भी मार सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जितनी चीज़ें यहाँ पे हम कंसेप्चुअली देख रहे हैं इनको समझना ज़रूरी है, और मेरी कोशिश है मैं इसमें से हर एक बात को इलादा से करके बताऊं, सो दैट इसके पीछे जो थीम है ना, वो थीम आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी न्यूमेरिकल्स तो कोई मैट्रिक का बच्चा भी आराम से कर सकता है। लेट अस अज्यूम दैट a simple random sample of size n is to be drawn from a finite population containing n elements. Well, हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक हम कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन है जिसका साइज कैपिटल एन है। हम उसमें एक सिंपल रैंडम सैंपल ड्रॉ करते हैं एन बाय यूजिंग एनी टेक्निक। हाउ देन डू वी एस्टिमेट अ पॉपुलेशन मीन म्यू वाई, अ टोटल टॉ वाई और अ रेशो आर? एनीवेज, और रेशो आर utilizing sample information of y and a subsidiary variable x. So first thing first, here we are having estimators, that is estimator of the population ratio. This is again ratio, that is r, and r is equal to, this is equal to, हम already इसको देख चुके हैं, some I varies from 1 to n, that is yi divided sum I varies from 1 to n xi, right? And that equation हम इसको नाम देते हैं 3.1 का, right? अगर आपने सिंपल पॉपुलेशन रेशियो r को एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट किया जा रहा है, दिस इज अ पैरामीटर अप्रोच, और हम यहाँ पे इसको यूजिंग, एंड इनफैक्ट इस r के साथ, इस r को अपने वहाँ पे सैंपल कोरिलेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। Now if we want to estimate the variance of r, so that is going to be estimated variance of r, this is going to be estimated variance, और मैं simply r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, that is sum I varies from 1 to n yi divided sum I varies from 1 to n xi, and this is equal to n minus n divided n. अब ये सोचना आपका काम है कि ये कहाँ से आया, ठीक है? ऑल तो बड़ी सिंपल सी बात है, into 1 divided mu x square into sum I varies from 1 to n into yi minus r xi whole square divided n minus 1, and we name it this equation as 3.2, right? Bound on the error of estimation, this is on, okay? So this हमें ये पता है कि that is always equal to variance of r, so हम यहाँ पे simply क्या करेंगे, 2 और n minus n divided n into 1 divided mu x square into sum I varies from 1 to n yi minus r xi whole square divided n minus 1, and by taking square root, so we are putting square root on all, and we name this equation as 3.3, right? So if the population mean for x, that is mu x, is unknown, we use x bar square to approximate mu x square in equation 3.2 and 3.3. So इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि if your mu x is not known, अगर आपको नहीं पता तो then x bar can be used to approximate it.
यही बात लिखी हुई, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको एक्सप्रेशन लिख देते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं ताकि इस स्लाइड पे भी ये रहे। इफ mu x square is not known, then x bar square can be used to approximate लिख लेते हैं खैर, to approximate the value of x square, right? So we are having example, but we will not go for this example today because मैं आज के सेशन को सिर्फ यहीं पे इन पैरामीटर्स के ऊपर ही रख के इसको क्लोज करना चाहूँगा, और I would like to go back and have a quick review of the stuff that we have gone through today. So इस स्लाइड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये स्लाइड इनफैक्ट वो पीछे वाले लेक्चर के साथ थी। ओके, सो एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड टोटल होता ये है कि हम हमेशा पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन टोटल के अंदर या से पॉपुलेशन वेरिएशन के अंदर हम इंटरेस्टेड दोबारा उन्हीं के अंदर होते हैं, लेकिन इससे पहले हम यही बातें करते रहे थे कि या तो वो जो रिस्पॉन्सेज थे वो उठाए गए थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से या हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से। लेकिन हमने एक बात वहां पे छोड़ दी कि हमने ये कहीं पर भी कंसिडर नहीं किया कि क्या वो सिर्फ एक ही फैक्टर की बेस के ऊपर हम निकालेंगे या कोई और फैक्टर, कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी उनके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो समटाइम्स अदर वेरिएबल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स y. By measuring y and one or more subsidiary variable, we can obtain additional information for estimating the population characteristic like mean. Then it is basic to the concept of the correlation and provides means for development of the prediction population relating y and x by the method of least case. हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। You can look basic statistics book that इसमें आप simply जाके correlation, इंट्रोडक्शन टू कोरिलेशन एंड इंट्रोडक्शन टू रेग्रेशन के यूनिट को थोड़ा सा देख लें, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब भी हम रेग्रेशन, इनफैक्ट ये वो वाला रेग्रेशन नहीं है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि आपने एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालना है, इनफैक्ट वो जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात हो रही है। इन प्रीवियस डिस्कशन प्राइमरी एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द सैंपल सर्विस, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इन कंट्रास्ट दिस यूनिट प्रेजेंट्स थ्री न्यू, हमने इस यूनिट के अंदर तीन यहाँ पे नए मेथड्स हम लोग पिक्चर में लेके आ रहे हैं, जिसमें पहला तो रेशियो है, दूसरा हमारे पास रिग्रेशन एंड द थर्ड वन इज अ डिफरेंस एस्टिमेशन, राइट? So all three methods, that is the ratio regression and the difference estimation, requires a measurement of two variables y and x on each element of the sample. So इसके अंदर भी ये नहीं है कि ये कोई जब इलादा से टेक्निक है, दैट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी डिफरेंट सैंपल टेक्निक्स को एम्बेड कर सकते हैं, डिफरेंट सैंपल डिजाइन को एम्बेड कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि हम यहाँ पे इसको ऐसा कैसे करते हैं। सो हमने यहाँ पे एक चीज इनिशिएट की थी कि द होलसेल प्राइस पेड फॉर द ऑरेंजेस की हमने बात की थी कि वो आमतौर पे हम शुगर कंटेंट की बेस के ऊपर उसकी पेमेंट की जाती है, बट वहाँ पे दो मसले हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो एक लोड है उसके अंदर कितने हैं, फिर उन सारे लोड का हमारे पास टोटल शुगर कंटेंट्स कितने हैं। सो ये दो क्वेश्चन हम लेके चले थे और हमने इन दो क्वेश्चन के ऊपर वी टॉक्ड अबाउट दैट एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू दैट। फर्स्ट हमने बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे की कि यू कैन डू एन वाई बार, दैट वाज इजी, बट देन एक क्वेश्चन रेज हुआ कि एन कैसे निकाला जाए, बिकॉज हमें ये चीज फाइंड करना इन इटसेल्फ एक बहुत ही डिफिकल्ट सी टास्क है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन योर लोड। सो फिर हमने ये कहा था कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम उसको ऐसे अवॉइड कर सकते थे कि द शुगर कॉन्टेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑरेंज वाई इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स वेट। बेसिकली हमें ये पता है कि वो जो शुगर कॉन्टेंट्स होंगे वो बड़े हाईली कोरिलेटेड होंगे, बहुत हाई कोरिलेशन होगा विद द वेट ऑफ द ऑरेंज। अगर एक ऑरेंज बहुत बड़ा है, हम आमतौर पे हम इसको फेयरली एज्यूम कर सकते हैं उसके शुगर कंटेंट्स या उसकी जो उसके अंदर जूस है वो बहरहाल एज कंपेयर टू एक जब हम कहते हैं स्मॉल ऑरेंज से बहुत ज्यादा होगा। तो अगर जूस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे शुगर कंटेंट भी ज्यादा होंगे।
और हमने इसके बाद यहाँ पे एक सेकंड अप्रोच भी देखी कि जहाँ पे जब हम उसके एस्टिमेशन के फाइनल स्टेज पे पहुंचे तो हमें ये पता चला कि वी डोंट नीड एन। अगर हमारे पास एन नहीं है तो हमें उसके बारे में ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस एन को निकाले बगैर भी वी कैन एस्टिमेट एनी मीन और एनीथिंग लाइक दिस, राइट। बट हमने ये कहा कि अगर आप एक ऐसी पॉपुलेशन को हैंडल कर रहे हैं जहाँ पे एन आपको नोन है, राइट, तो उस सूरत में क्या होगा, we have the choice of using the estimator ny bar or the ratio estimator to estimate tau y if y and x are highly correlated। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n आपको नोन है और एट द सेम टाइम अगर आपको x और y का कोरिलेशन भी पता है, उस सिचुएशन में आप ये देखें कि आपको जो रेशियो एस्टिमेट्स हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे एज कम्पेयर टू द कन्वेंशन एस्टिमेट जो कि आप इससे पहले यूज कर चुके हैं। देन हमने ये देखा कि अभी तक हम जितनी बातें करते आ रहे थे वो हम पॉपुलेशन टोटल और पॉपुलेशन मीन वेरिएंस के ऊपर हमने सारी बातें की, लेकिन हमारे पास ये जो पॉपुलेशन रेशियो है ये भी एक इन इटसेल्फ एक हम कहते हैं एक यू कैन से दैट इज अ न्यू फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू। ओके, सो assume we want to estimate the ratio of the total automobile sale for the first quarter of this year to the number of sales during the corresponding period of the लास्ट ईयर। तो हमारे पास ऐसे कई कंपैरिजन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है बारिशों के हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पिछले साल हम कहते हैं से मई जून जुलाई के अंदर बारिशें इतनी हुई थी, तो इस साल मई जून जुलाई के अंदर जो बारिशें हुई हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के मुकाबले में ये ज़्यादा हुई हैं, कम हुई हैं। तो ये सारे के सारे एनालिसिस, सेल्स की बात है, अगर हम एक मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, सिर्फ टॉकिंग अबाउट बाटा और सर्विस, तो वो ये देख सकते हैं कि पिछले साल हमने जो लॉन्च की थी, ठीक है, अपने नए जो भी ब्रांड्स थे उनकी सेल्स एज कम्पेयर टू दिस ईयर जो हमने लॉन्च किए हैं उनकी सेल्स में क्या फ़र्क है, या सो ये जितने भी कंपैरिजंस होते हैं ये हमारे पास हमेशा रेशियो एनालिसिस से ही आते हैं। और अगर वहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट हाई हो, और इसके लिए लाजमी बात है वहाँ पे एक सब्सिडरी वेरिएबल भी पिक्चर में होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की थी वेट और वहाँ पे शुगर कंटेंट की, राइट। सो देन हमने बात इसके अंदर की कि What are the ratio estimators using a simple random sampling। अब आप देख सकते हैं हम रेशियो एस्टिमेशन करने जा रहे हैं, लेकिन we are talking about a simple random sampling। Let us assume that a simple random sample of size n is to be drawn from a finite population containing n। So first we need to know about the possible estimators that we can use to estimate ratio, and then उसका estimated variance, and then उसका bound on the error of estimation। सो यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात जो थी वो जो कि अंडरस्टैंड करने वाली थी इस फार्मूले के अंदर, इस एस्टिमेटेड वेरिएंस के अंदर, दैट वाज बेसिकली आई वुड लाइक टू चेंज द कलर ऑफ दिस हेयर, ये चीज़, राइट। एंड यहाँ पे सिमिलरली इस स्लाइड के अंदर भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पे इसको इलादा से कर देता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अगर आपको ये आपको नहीं पता तो यू कैन एस्टिमेट इट बाय यूजिंग इट्स रिस्पेक्टिव जो हमारे पास एस्टिमेट मौजूद है, दैट इज एक्स बार। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डू इट वेरी इजीली, एंड देन वी वर हैविंग एग्जांपल, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अपने अगले सेशन के अंदर लेकर आएंगे एंड वी विल सॉल्व दीज एग्जांपल्स फॉर यू गाइस एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल्स। सो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 19 के अंदर। वी विल बी हैविंग सम प्रॉब्लम, सम मोर थ्योरी एंड सम मोर इंटरेस्टिंग फन, एंड आई एम श्योर जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मे बी शुरू में ये खासा बोरिंग कोर्स होता है, इवन इतने साल इसको पढ़ाने और पढ़ने के बाद भी जब हम इसको शुरू करते हैं तो हमेशा हमारे लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक कोर्स होता है, क्योंकि होता ही है कि बच्चों को इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। बट जैसे ही हम इसके एक आध यूनिट से बाद आगे मूव करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बिकॉज और ये इंटरेस्ट डेवलप क्यों होता है, देखिए कोर्स को पढ़ाने के अगेन मैं कह रहा हूँ दो तरीके हैं। या तो ये हो कि मैं ये जो यहाँ पे मैंने बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन लिखा है, या यहाँ मैंने एस्टिमेटेड वेरिएंस लिखा है, मैं इसके प्रूफ की तरफ चला जाऊँ, बहुत टेक्निकल किस्म के प्रूफ्स हैं एंड वी कैन डू इट। बट मेरा नहीं ख्याल है कि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके प्रूफ्स की जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो हमारे पास कुछ प्रूफ्स तो हैं पूल के अंदर जो कि हम इंशाल्लाह अपने आखिरी लेक्चर्स में लेकर आएंगे, बट सारे नहीं। सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि ये चीजें जो हैं ये हवा से नहीं आई हैं, वी नो दैट एंड वी नो हाउ टू प्रूव इट। ओके, सो हम इसको प्रैक्टिकली लेके चल रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, वी आर ट्राइंग टू मेक इट कि आपको चीजें फेमिलियर लगें,
ये सारी की सारी चीज़ें। सो इंशाल्लाह आगे लेक्चर तक वेट करें, आगे लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपके सामने आएंगे और इंशाल्लाह विद सम न्यू थ्योरी एंड सम न्यू डाटा, सम न्यू एग्जांपल्स। सो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।